हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है एट्थ क्लास की जो साइंस है उसका जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और शुरुआत करते हैं। आज की जो पहली क्लास है साइंस से संबंधित विज्ञान जो आपका विषय है उसका जो पहला चैप्टर है, पहला जो पार्ट है जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि फसल का उत्पादन क्यों होगा और उसका प्रबंध करने की क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यानी कि जो आपका पार्ट है वो भी आप लोग साथ के साथ रीड करेंगे, और जो आपको समझाया जाएगा उसको भी आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद में जो लास्ट में जो क्वेश्चन और आंसर है जो आपको एग्जाम में लिखने हैं उसके बारे में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे यानी कि पार्ट को पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन और आंसर को करेंगे। सबसे पहले चर्चा का विषय रहेगा कि फसल उत्पादन की क्यों आवश्यकता है और उसकी प्रबंध की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले आप लोग समझे कि फसल क्या है। फसल आपने कई बार आपने सुना होगा, जो लोग ग्रामीण एरिया से हैं और जो खेती से संबंध रखते हैं उन्होंने जरूर सुना होगा कि गांवों में उनके जो खेत है वहां पे गेहूं की, बाजरा की, कई जगह चावल की और कई जगह जो अन्य तरीके के जो अन्य है इनकी फसल होती है। तो फसल बेसिकली आप लोगों को आ, इस तरीके से समझना है कि एक कोई एरिया है, निश्चित एरिया है, कोई एक जगह है, वहां पर एक जैसे पेड़ों का उत्पादन ही आपकी क्या है, फसल है। फसल की आवश्यकता क्यों है? फसल की आवश्यकता है कि सभी जो सजीव जो है उनको अन्न की आवश्यकता होती है, इसीलिए फसल उत्पादन की हम लोगों को जरूरत होगी। प्रबंध क्या है? प्रबंध का मतलब है कि अगर आपने कोई खेती की, मान के चलते हैं कि आपके परिवार में 4 लोग हैं और आपने इतनी खेती की और इतनी आपने फसल का उत्पादन किया कि एक वर्ष के लिए आप लोग जो 4 लोग हैं उन 4 लोगों के लिए जो आपने अन्न उगाया है, चाहे वो गेहूं की फसल हो या बाजरा की हो, चावल की हो, चाहे कोई अन्य फसल हो, आपने अगर फसल की और 4 लोगों के लिए वो पर्याप्त है, यानी कि 4 लोग एक साल में मिलकर के उतने अनाज को खा सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी आ, एक्स्ट्रा अगर आपने फसल का उत्पादन कर लिया है तो हो सकता है कि आप लोग इसे मार्केट में बेच भी सकते हैं, और हो सकता है कि आप लोग अगले साल के लिए भी इसको रख सकते हैं, भंडार करके रख सकते हैं। इसलिए जो फसल है उसके प्रबंधन की आवश्यकता होती है। फसल के उत्पादन की आवश्यकता इसीलिए है कि जो भी सजीव है, सजीव से मतलब कि जिनमें जीवित हैं, जान है जिनमें, जैसे कोई जानवर है तो वो भी कुछ अन्य जैसे बाजरा है या उसका जो भूसा है फसल का उसका सेवन करते हैं, और जो प्राणी है जैसे मनुष्य है, मेल फीमेल है, तो वो लोग फसल का सेवन करते हैं। इसीलिए फसल उत्पादन और उसके प्रबंधन की आवश्यकता है। तो जब भी आप लोग फसल करते हैं यानी कि जब किसान फसल करता है तो किसान को कुछ औजारों की भी जरूरत पड़ेगी। कुछ ऐसे जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर से मतलब है कुछ ऐसे हार्डवेयर है, हार्डवेयर से मतलब होता है कि ऐसी वस्तु जिसे आप पकड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। जैसे आपको खुरपी की जरूरत पड़ेगी, खुरपी से आप लोग खोदते हैं इसीलिए खुरपी की जरूरत पड़ेगी। दराती की जरूरत पड़ती है, दराती की जरूरत इसलिए पड़ती है कि आप लोग अगर फसल को काटते हैं इसलिए जरूरत पड़ती है। हल की जरूरत पड़ती है, हल की जरूरत इसलिए पड़ती है कि आप लोग उससे जो मिट्टी है उसकी खुदाई कर सकते हैं, उसको पोला कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों की जरूरत होती है। तो हम लोग वन बाय वन जैसे आपका जो चैप्टर है आगे बढ़ेगा हम लोग सारी चीजों को विस्तार से समझेंगे। तो खेती के लिए आप लोगों को किसकी जरूरत पड़ेगी? औजारों की भी जरूरत पड़ेगी, खाद उर्वरक है इनकी जरूरत पड़ेगी, पानी की भी जरूरत पड़ेगी। जो लोग हैं, लोग से मतलब जो खेतीहर है या जो किसान है उनकी भी जरूरत पड़ेगी। तो सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सब लोग जानते हैं इस चीज को।
लेकिन चूंकि मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, वो खेती करता है और खेती से ही आगे वो अपनी जो खाना है वो खा के अपनी जो एनर्जी है वो अन्य जो काम है, चाहे वो खेती का काम हो या मजदूरी का काम हो, अगर कोई जॉब में है तो वो लोग जॉब के काम करते हैं, अन्य जो कार्य है उन सभी कार्यों को वो भोजन ग्रहण करने के बाद ही कर पाते हैं और एनर्जी शरीर में रहती है, तभी सारे काम हो पाते हैं। इसीलिए भोजन की जरूरत भी होती है। और जैसे ही सजीव भोजन करते हैं तो उनको ऊर्जा भी मिलती है और जैविक प्रक्रम जैसे पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, ये सारे काम भी तभी पॉसिबल हो पाते हैं। इसीलिए जो सजीव है उनको खाने की आवश्यकता होती है। तो अभी आपसे एक प्रश्न है कि क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। तो मान के चले कि आप लोग किसी एक ग्रामीण एरिया में रहते हैं या जो लोग शहर में रहते हैं, वो अपना शहर में जितने भी पॉपुलेशन है जनसंख्या है उसके हिसाब से वो सोच सकते हैं। आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग ये सोचना है कि अगर आपके गांव में मेल फीमेल बच्चे सभी लोगों को काउंट करके अगर 1,000 लोग हैं या आपकी सिटी में 1 लाख लोग हैं, इन सभी को कम से कम 2 टाइम का खाना तो चाहिए ही चाहिए, यानी कि 2 समय का खाना चाहिए प्लस ब्रेकफास्ट ये चाहिए, स्नैक्स भी कुछ लोग यूज करते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए कि आपको इतना सारा भोजन कहाँ से मिलेगा, तो आपको ये सारा भोजन फसल के माध्यम से ही मिल सकता है। इसीलिए ज्यादातर जो ग्रामीण एरिया है वहां पर फसल उगाई जाती है, खेती की जाती है, तो उनको भोजन खेती से मिल सकता है, फसल से मिल सकता है। कुछ लोग अपना जो भोजन है वो पौधे पौधे से मतलब है फसल फसल खेती, कुछ लोग अपना जो भोजन है वो पौधे यानी कि फसलों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। कुछ लोग जंतुओं से भी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जंतुओं से ग्रहण करने का मतलब है कि जो लोग मांसाहारी हैं, जो मांस का सेवन करते हैं, वो अपना भोजन जंतुओं से प्राप्त करते हैं। जो लोग शाकाहारी हैं वो अपना भोजन खेती से यानी कि फसलों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। वो सजीव अपना जो भोजन है वो शाकाहारी और मांसाहारी होने के नाते फसलों और जंतुओं से प्राप्त करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप लोगों को और क्या बातें ध्यान रखनी है कि इतनी जो बड़ी जनसंख्या है उसको भोजन देने के लिए आपको जो खेती है वो खेती भी करनी पड़ेगी, यानी कि उत्पादन करना पड़ेगा और उसका प्रबंधन भी करना पड़ेगा और वितरण भी आवश्यक है। वितरण से क्या मतलब है? वितरण से मतलब है कि मान के चलते हैं कि किसी ने खेती की और उसने एक्स्ट्रा अगर उत्पादन कर लिया है खेती से, जैसे कि गेहूं ज्यादा उगा लिए हैं, तो वो लोग मार्केट में उसको सेल करते हैं जिससे उनको पैसा मिलता है। तो जैसे ही मार्केट में बेचेंगे तो जितने भी लोग जो खेती नहीं करते हैं वो मार्केट से परचेज करेंगे, गेहूं है, बाजरा है या और भी जो अन्न है वो खरीदते हैं। इसीलिए जो फसल है उसका वितरण भी आवश्यक है, प्रबंधन भी आवश्यक है। प्रबंधन इसीलिए आवश्यक है कि हो सकता है कि किसी वर्ष में आपका उत्पादन ज्यादा हो सकता है, हो सकता है किसी वर्ष में आपका उत्पादन किन्हीं कारणों की वजह से कम भी हो सकता है। तो इसीलिए प्रबंधन भी जरूरी है उत्पादन के साथ साथ, और उसका वितरण भी जरूरी है जिससे सभी लोगों को जो अन्न है या जो गेहूं है या जो बाजरा है, जो भी जरूरतमंद चीज है वो उनको मिल पाए। वो सबसे पहले जानेंगे आप लोग कृषि पद्धति से। कृषि पद्धति से मतलब आप लोग इस तरीके से समझे कि लगभग 1,000 साल पहले जो मनुष्य थे वो घुमंतु थे। घुमंतु का मतलब होता है कि एक व्यक्ति किसी जगह पर किसी निश्चित समय के लिए रहता है। निश्चित समय के लिए क्यों रहता है? मान के चलते हैं कि कोई व्यक्ति इस जगह पर रहता है और वो यहाँ पर रहने वाला जो जंगल है वो जंगल का भी इस्तेमाल करेगा, जंगल से लकड़ियां भी लाएगा, अगर कुछ फल है तो वो फल भी इकट्ठे करेगा वहां से। और अगर कोई जमीन है तो उस जमीन को वो सपाट करके खेती भी कर सकता है। हो सकता है कि वो इस जगह पर बैठ करके अपना जो व्यवसाय है वो भी कर सकता है। यानी कि कुछ लगभग 10,000 ईसा पूर्व पहले मनुष्य घुमंतु थे। घुमंतु जो मनुष्य थे वो सिर्फ और सिर्फ कुछ निश्चित समय के लिए ही यहाँ पर रहते थे। और वो दूसरी जगह कब शिफ्ट होते थे? दूसरी जगह वो तब जाते थे जब
पहले वाली जगह पर जो जंगल है या जो रहने की जो परिस्थितियां हैं वो उनके अनुकूल नहीं हो, उनके लायक नहीं हो, तभी वो लोग शिफ्ट करते थे। तो शिफ्ट करने के बाद में वहां पर जहां भी वो लोग जाते थे वहां पर भी सेम वही काम करते थे कि जमीन थी, उबड़ खाबड़ जो जमीन होती थी उसको सपाट करते, खेती करते, खाना उगाते, खाने के बाद में जो अन्न वगैरह है, फसल वगैरह है, उनका सेवन करते। तो जंगल है, जंगल से लकड़ियां वगैरह इकट्ठी करते, अपने रहने का इंतजाम करते, बहुत सारी चीजें वो करते थे। तो मनुष्य क्या करता था, पहले मनुष्य घूमते थे, यानी कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन और आवास, आवास मतलब रहने की खोज में वो समूह में विचरण करते थे। समूह का मतलब है किसी की जो फैमिली है वो एक समूह हो गया। अगर फैमिली बड़ी हो गई तो वो समूह जो ग्रुप है वो थोड़ा सा आपका बड़ा हो जाता था। तो इसीलिए वो समूह में विचरण करते थे। विचरण का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह में वो लोग जाते थे। और वे कच्चे फल और जो सब्जियां हैं वो भी खाते थे और भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। यानी कि पहले लोग क्या करते थे, शिकार भी करते थे, जंतुओं का शिकार करते थे। तो पहले जो इंसान था, जो पहले जो मनुष्य थे वो मांसाहारी ज्यादा थे, क्योंकि उनके पास में सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए क्या था, वो जानवर ही होते थे। वो उनका शिकार करते, फिर जो आग थी, जो लकड़ी वगैरह इकट्ठी करते, हफ्तों से पहले वो आग जलाते थे, आग जलाते फिर उसको भूनते, भूनने के बाद में फिर कुछ लोग भुना हुआ खाते, कुछ लोग उसको और ज्यादा पकाते। तो इस तरीके से वो उनका सेवन करते थे। कुछ लोगों ने क्या किया कि जो जो खेती वगैरह है वो भी करना शुरू किया, जैसे चावल है, गेहूं है, बाजरा है, जो अन्य जो खाने वाली जो फसलें हैं उनका भी उन्होंने स्टार्ट किया कि फसल उत्पादन करना है, फसल उगानी है। उसके बाद में उन्होंने उसका प्रबंध भी करना शुरू किया। इस तरीके से उन्होंने जो शाकाहारी होना है, यानी कि जो जंतुओं पर जो निर्भरता थी वो अपनी थोड़ी थोड़ी कम थी। तो इस तरीके से कृषि का प्रारंभ हुआ। इस तरीके से जो कृषि की जो शुरुआत है वो इस तरीके से मानी जाती है। अभी आपको फसल की जो परिभाषा है वो आपको नोट डाउन करनी है और डबल स्टार लगा करके आप लोग जैसे इम्पोर्टेंट लिख करके आप लोग अपने नोट्स में इसको सजो के रखें, नोट्स इसको बढ़ाएं। तो आपसे पूछा जाए कि फसल की परिभाषा क्या है, फसल की परिभाषा ये है कि जब एक ही किस्म के पौधे एक जगह पर किसी भी स्थान पर बड़ी मात्रा में अगर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। वो फसल गेहूं की हो सकती है, बाजरा की हो सकती है, अन्य किसी खाद्य फसल भी हो सकती है। कहने का मतलब है कि कोई निश्चित एरिया है, निश्चित एरिया में एक जैसे पेड़ होने चाहिए। जैसे किसी को गेहूं की खेती करनी है तो सिर्फ और सिर्फ वहां पर कैसे पेड़ होंगे, गेहूं के ही पेड़ होंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा, गेहूं की फसल कहा जाएगा। कोई बाजरा करेगा, कोई चावल करेगा, तो इन सारी चीजों को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। फसल की परिभाषा आप लोग ध्यान रखेंगे। और एग्जाम्पल में आप लोग देखेंगे गेहूं की फसल। गेहूं की फसल का मतलब है कि खेत में उगाए जाने जितने भी पौधे हैं वो सारे गेहूं के हैं। और बाजरे की अगर आप उदाहरण में लिखेंगे कि बाजरे की फसल, उसका मतलब होगा कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे बाजरे के हैं। चावल की खेती में आप लोग क्या लिखेंगे कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे चावल के हैं। तो फसल की परिभाषा है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। अब उदाहरण के लिए गेहूं की फसल, गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। बाजरे की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे बाजरे के हैं। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप लोगों को और क्या ध्यान रखना है कि और भी तरीके की फसलें होती हैं, विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं, जैसे अन्न है, सब्जियां हैं, फल है। ये भी मौसम के अकॉर्डिंग उगाए जाते हैं और इन्हें हम लोग फसलों में भी वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी कि टाइप्स ऑफ फसल की जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें अलग अलग तरीके की फसल आ सकती है। जैसा कि जानते हैं आप लोग के जो हमारा प्यारा भारत है वो एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी कंट्री है इंडिया। और हमारा प्यारा भारत बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है, आर्द्रता है, वर्षा है, ये जो सारी जलवायु की जो परिस्थितियां हैं वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब भी आप लोग जाते हैं तो ये अलग अलग होती है, भिन्न होती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी सिटी से 100 किलोमीटर भी अगर आप लोग आगे निकल आए हैं तो हो सकता है कि आपके सिटी में जो पानी है उसका जो स्वाद है, जो टेस्ट है,
वो अलग हो सकता है 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पर तो पानी का जो टेस्ट है वो हो सकता है कि चेंज हो जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटीज है। इसीलिए कहते हैं कि जो हमारा प्यारा भारत देश है वो विशाल देश है, और यहाँ पर जो ताप है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, रेन है यानी कि वर्षा जैसी जलवायु जो परिस्थितियां हैं वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसीलिए जो देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और फसलों को हम लोग मोटे तौर पे बात करें यानी कि बड़े पैमाने पे बात करें तो हम लोग फसलों को दो तरीके की फसलों में बांट सकते हैं। फसल कितने प्रकार की है, तो मोटे मोटे अंदाजे पर आप लोग फसल को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। फसलों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है खरीफ की फसल, दूसरा है रबी की फसल। खरीफ की फसल को हम लोग वर्षा ऋतु में बोते हैं, जिसे खरीफ की फसल कहते हैं। कि ऐसी फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे खरीफ की फसल कहते हैं। और भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर महीने तक होती है। सामान्यतः अगर आपने शब्द जोड़ दिया तो इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि बरसात भी जून से शुरू हो जाए। हो सकता है कि बरसात की जुलाई से शुरू हो जाए। हो सकता है कि पहली बारिश आपको किसी वर्ष मई में भी हो सकती है। इसीलिए सामान्यतः शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो बड़े पैमाने पर हम लोग बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया में बात कर रहे हैं कि ऐसी फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाए उसे कहते हैं खरीफ की फसल। और खरीफ की फसल सामान्यतः वर्षा ऋतु में बोई जाती है, और वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर के बीच में होती है। और खरीफ की फसलों के जो उदाहरण है वो है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। ये सभी खरीफ की फसलें होती है। नेक्स्ट है रबी की फसल। रबी की जो फसल है वो शीत ऋतु में उगाई जाती है। कि ऐसी फसल जिन्हें शीत ऋतु में उगाया जाता है उसे रबी की फसल कहते हैं। और शीत ऋतु सामान्यतः अक्टूबर से लेकर के अगले साल की जो मार्च है वहां तक होती है। यानी कि अक्टूबर से लेकर के अगला जो साल है आपका, वो जो मार्च आएगा वहां तक आपको क्या होती है, शीत ऋतु मानी जाती है। और रबी की फसलों के उदाहरण है गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी। ये सारी क्या है, रबी की फसल है। तो ये जो सभी आपने देखा, कुछ फसल रबी की है, कुछ फसल खरीफ की है। इनका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि खरीफ की जो फसलें हैं या जो रबी की जो फसलें हैं, हो सकता है कि आपके एरिया में इनमें से कुछ फसलें उगाई जाती है। हो सकता है कि कुछ फसलें इनमें से अन्य किसी एरिया में उगाई जाती होंगी। सेम रबी की कुछ फसलें आपके एरिया में उगाई जाती होंगी, कुछ फसलें रबी की जो फसलें हैं वो किसी अन्य एरिया में उगाई जाती हैं। इन सारी चीजों का भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको सेकंड पॉइंट में क्या ध्यान रखना है कि जो ट्रेडिशनल जो फसल पद्धतियां हैं वो कौन सी हैं, आधिकारिक जो फसल पद्धतियां हैं वो कौन सी हैं, इनके बारे में आप लोग जाने कि धान को शीत ऋतु में ही क्यों उगाया जा सकता है। इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इतना सा रीजन है कि धान को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। मतलब धान की फसल को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगा सकते, क्यों नहीं उगा सकते ये पूछा गया है। इसको शीत ऋतु में क्यों नहीं उगा सकते, इसको वर्षा ऋतु में ही क्यों उगाते हैं। क्योंकि वर्षा ऋतु में इसलिए उगाते हैं कि वर्षा ऋतु में बारिश ज्यादा होती है और धान की फसल को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसीलिए इसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि वर्षा ऋतु में अगर धान की फसल को उगाते हैं तो गर्मियों में उगा सकते हैं, या फिर शीत ऋतु में क्यों नहीं उगा सकते। इसके पीछे अगर कोई ये कहे कि हो सकता है कि हम लोग जितने पानी की आवश्यकता है वो हम लोग इसको गर्मी में या शीत ऋतु में भी तो देके इसको उगा सकते हैं, तो उगा तो सकते हैं लेकिन इसकी संभावनाएं ना के बराबर है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका आ, जो फसल का उत्पादन है वो ताप के साथ साथ आपकी आर्द्रता पर भी निर्भर है। ताप, आर्द्रता और इसके अलावा जो जलवायु जो परिस्थितियां हैं, यानी कि जो मौसम है, जो टेम्परेचर है और जो ह्यूमिडिटी है, इन सारी चीजों पर निर्भर करता है, सिर्फ और सिर्फ पानी पर निर्भर नहीं करता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे।
इसीलिए आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो फसल जिस ऋतु की है उसको उसी ऋतु में ही उगाना चाहिए, तभी उसका उत्पादन अधिक मात्रा में हो सकता है। नेक्स्ट आपको कृषि पद्धतियों में और क्या पढ़ना है उसके बारे में देखते हैं। सेकंड पेज पर है आपका कि कृषि पद्धतियों में सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं। तो मिट्टी को पहले कैसे करेंगे, पहले जो अगर किसी के पास पहले से खेती कर रहे हैं तो उनके पास में लगभग सपाट जगह होती है। अगर नहीं है तो पहले उसको तैयार किया जाएगा, खुदाई की जाएगी, मिट्टी को पोला बनाया जाएगा। पोला का मतलब है उसको इस तरीके से समझिए आप लोग के मिट्टी में जो जमीन है उसमें छेद किए जाएंगे। छेदों से क्या होगा, तो जब भी आप लोग फसल का उत्पादन करेंगे तो फसल में अगर आपको गेहूं उगाना है तो उसकी जो जड़ें हैं वो जड़ें नीचे तक जाएं, गहरी जाएं, और गहरी जड़ें जाएंगी तो क्या होगा कि जो फसल का जो पौधा है उसको पकने में या उसको अपनी जगह पर उगने में थोड़ा सी मजबूती महसूस होगी। अगर किसी पेड़ की जड़ें या पौधे की जड़ें अगर ऊपरी हिस्से में होंगी तो हो सकता है कि हवा के झोंके से गिर सकता है। जो पौधे जो नीचे जिनकी जड़ें होंगी तो वो हवा वगैरह से वो सेफ रहते हैं, बचे रहते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको मिट्टी को तैयार करना है। फिर उसके बाद में आपको बीज की बुआई करनी है। जिस फसल को आप उगा रहे हैं उसके बीज की बुआई होगी, और इस पौधे को थोड़ा सा बड़ा करना है तो इसके लिए अगर जरूरी है तो खाद एवं उर्वरक भी देना होगा। और उसके बाद अगर पानी की आवश्यकता हुई तो समय समय पर आपको सिंचाई भी करनी पड़ेगी। और जैसे ही आप लोग ये सारी चीजों को करेंगे तो फसल जो आपने उगाई है, जो बीज आपने डाला है, उसमें कुछ ऐसे भी पौधे हो सकते हैं जो आपने उगाए नहीं है लेकिन वो उग आए हैं, तो उनको आपको हटाना भी पड़ेगा। तो उसकी सुरक्षा के लिए आप इनको हटा भी सकते हैं, या इनको उखाड़ के भी फेंक सकते हैं, या फिर आपके पास में कीटनाशक या खरपतवार जो होते हैं, जो अनवांटेड जो पौधे होते हैं जिनको आपको चाह के उगाते नहीं लेकिन वो आ, बिना चाहे उगाते हैं, उनको आप लोग जो केमिकल है या खरपतवार जो निरोधी जो वो आते हैं, केमिकल्स आते हैं, दवाइयाँ जो आती हैं छिड़काव करने के लिए जो स्प्रे आती है, उससे भी आप लोग इसकी सेफ्टी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जैसे ही आपका पौधा बड़ा होगा, फसल पक के तैयार हो जाएगी, उसको आपको काटना पड़ेगा। काटने के बाद आपको उसको स्टोर भी करना पड़ेगा, प्रबंध करना पड़ेगा, भंडारण करना पड़ेगा उसका। और भंडारण के बाद में और आप लोग अगर चाहें तो खुद के लिए रख सकते हैं या मार्केट में बेचना चाहें तो बेच सकते हैं है। तो अब इन सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। मिट्टी को तैयार कैसे करते हैं। मिट्टी को तैयार करने के लिए सिंपली आप लोगों को क्या करना है, मिट्टी को गोला करना है। उससे क्या होगा कि जो पौधा है उसकी जो जड़ें हैं वो नीचे तक जाएंगी। पौधे की जड़ें नीचे तक जाएंगी तो जितनी भी मिट्टी पोली होगी तो आप लोगों का जो पौधा है वो श्वसन भी अच्छे से कर पाएगा। इसके लिए आप लोग इसकी मिट्टी की खुदाई भी कर सकते हैं। खुदाई के अलावा आप लोग अगर चाहे तो किसान का जो मित्र है जिसे केचुआ कहते हैं आप लोग, इस जीव को भी अगर किसी के पास है तो वो रख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे केचुआ भी खरीद के लाते हैं, अपनी मिट्टी में छोड़ते हैं, जिससे वो समय समय पर मिट्टी को पोला करता है। किसान का मित्र भी कहते हैं केचुए को। तो मिट्टी पोली मिट्टी है, मिट्टी में रहने वाले केचुए हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म जो जीव है, सूक्ष्म जीव का मतलब है छोटे छोटे जो जीव है, वो भी मिट्टी को पोला करने में या पौधे को आ, उगने में या उसको बढ़ने में भी सहायता करते हैं। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, मिट्टी को पोला कर लिया यानी कि आप लोगों ने इसकी जो खुदाई थी वो भी कर ली। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट आप लोग यहाँ से पढ़ेंगे इसको। इसको पोला करने के बाद में मिट्टी में फिर आपको बीज बोने हैं। जुताई भी करनी है। जुताई करने के लिए आपको क्या करना है, जुताई किसे कहते हैं, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की जो प्रक्रिया से जुताई कहते हैं। जुताई का मतलब क्या है, आप लोग ऐसे समझे कि ये आपका खेत है, इसमें आपकी मिट्टी है। मिट्टी को आप लोग हलों के माध्यम से इसको पोला करेंगे, मिट्टी को उल्टा पुल्टा करेंगे, खोदेंगे, खोदने के बाद फिर उसको सपाट भी करवाते हैं। तो इन सारी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। और जुताई आप कैसे कर सकते हैं, आप जुताई हल चलाकर भी कर सकते हैं। और हल किसके बने होते हैं, हल या तो लकड़ी के होंगे या लोहे के बने हो सकते हैं।
और अगर आपकी मिट्टी ज्यादा सूखी है तो इसे जुताई करने से पहले कुछ लोग इसे पानी भी देते हैं। पानी देने के बाद मिट्टी थोड़ी सी नरम हो जाती है, उसको जुताई करने में भी उसकी थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ती है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जुते हुए खेत में मिट्टी के जो बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। ढेले का मतलब क्या है कि मिट्टी का जैसे आपने पत्थर देखे हैं, पत्थर आपका हार्ड होता है, तो कुछ मिट्टी अगर हार्ड हो जाती है तो उसको आप ढेला कहते हैं। यानी कि बड़ी मिट्टी कह सकते हैं आप लोग, या मिट्टी का एक तरीके से कहें तो अगर देखा हो तो आपने गेंद वगैरह जो देखी है, लगभग इसी आकार की या उससे बड़ी आकार की जो मिट्टी के आ, जो रूप सा बनता है, यानी कि मिट्टी जो हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, उसको ढेले कहते हैं। तो उसको क्या करते हैं, या तो उसको हल से फोड़ेंगे उसको, या फिर उसका जो हल से अगर फूटने के बाद में अगर थोड़ा बहुत रह जाता है तो उसको सपाट करने के लिए एक एक कई बार लकड़ी का एक आप लोग आ, क्या कहते हैं उसको, लकड़ी का पाटल यूज करते हैं। पाटल का मतलब है कि लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, और इसको किसान क्या करते हैं, हल से बांधते हैं और फिर उसको खींचते हैं। खींचने से क्या होगा कि जो भी एक्शन मिट्टी होगी सपाट होने के बाद जो भी बचती है, वो इस पाटल के आगे 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 चलती है, और जो पीछे की जो मिट्टी है वो पूरी सपाट हो जाती है। तो मिट्टी का बहुत बड़ा एक टुकड़ा सा होता है जिसको आप लोग पाटल कहते हैं। पाटल से भी तोड़ सकते हैं आप लोग, मिट्टी के जो ढीले हैं उनको तोड़ सकते हैं, या फिर आप लोग इसको समतल करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी जुताई से पहले खाद भी दी जाती है। इससे जुताई के समय जो खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाता है। बुआई से पहले खेत में पानी भी दिया जाता है। इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको कृषि के औजार पढ़ने हैं। कृषि के औजार का मतलब है कि जब आप खेती करते हैं तो आपको कुछ औजारों की जरूरत होती है। तो वो औजार कौन कौन से हैं, सबसे पहले आप लोग इस चित्र को देखें, फिर उसके बाद में आगे हम लोग चर्चा करें। तो चित्र में आप लोगों ने क्या देखा, पहले जुताई जानवरों से करवाते थे। जानवरों में आपकी गाय भी हो सकती है, बैल भी हो सकती है, भैंसे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो पहले जानवरों से जुताई करवाते थे। अभी तो ट्रैक्टर्स हैं और भी बहुत सारे गैजेट्स हैं, उनसे भी हम लोग करते हैं। तो इसमें क्या है, आपके पशु हैं, ये आपका किसान भाई है, इसके हाथ में डंडा है। ये डंडा सिर्फ इसीलिए है कि जो आपका जो पशु है वो इधर उधर ना जाए, सही ढंग से उसकी जुताई हो। ये लकड़ी का क्या रखा हुआ है, इसको आप लोग कहते हैं हल। हल हल कहते हैं, या जोत भी कह सकते हैं इसको। ये सिंपली क्या है कि ये जो जानवर है उनके कंधों पे बांधा है इसको। कंधों पे बांधने के बाद में फिर इसको निचले हिस्से में, ये जो आपका हिस्सा है जो आपको दिख रहा है अभी, ये वाला जो हिस्सा है जो बीच में है, ये आपका एक तरीके से इसको खुदाई करने वाला औजार है। और इसमें भी ये जो नीचे वाला है ये नुकीला भाग है, ये मिट्टी में जाता है। मिट्टी में जाने के बाद ये इसकी खुदाई करता है। खुदाई करने के बाद में पीछे की तरफ एक इसमें पाटल होता है। पाटल क्या करता है, इसको सपाट भी करता जाता है। कई बार किसान इसको साथ में यूज करता है, कई बार इसको बाद में भी यूज करते हैं पाटल को। तो वो पाटल भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये इसको फाल कहते हैं, इस वाले एरिया को क्या कहते हैं, इसको फाल कहते हैं। फाल का मतलब है जो नीचे आपका जुड़ा हुआ है। और ये जो आपका जैसे हम लोग हल कह रहे हैं, ये आप लोग इसको समझे पूरा क्या है। इसको तो कहते हैं हल सेप्ट, इसको पकड़ने वाले को। तो इसको क्या कहते हैं, इस वाले भाग को कहते हैं फाल। पूरे वाले हिस्से को क्या कहते हैं, फाल। फाल को एक तरीके से आप लोग ऐसे समझे कि जो आपका चाकू है ना, चाकू की तरह ही ये नुकीला होता है। और ये जो फिगर है इसके पूरे को क्या बताया गया कि इसमें हल का इस्तेमाल किया गया है। इससे क्या हो रहा है, इससे खेती के लिए आप पहले क्या हो रहा है कि खुदाई हो रही है मिट्टी की। कृषि के औजारों को आप लोग पढ़े कि अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। भुरभुरा का मतलब है कि जो मिट्टी है आपकी, उसको पहले खुदाई करनी है, फिर उसको सपाट करना है। यानी कि मिट्टी को पहले खोदना है, फिर उसके बाद में उसको वहीं पे उसको सपाट करना है। इस काम के लिए बहुत सारे औजारों का यूज किया जाता है, जैसे हल है, खुदाली है, खुदाली के बाद में कल्टीवेटर है। ये सारे औजार किसके लिए यूज किए जाते हैं, खुदाई के लिए यूज किए जाते हैं। और वन बाय वन आप लोग इन सारे जो औजार है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हल को पढ़ें। ये जो पहले का जो टाइम था, प्राचीन समय में हम लोग हल का इस्तेमाल जुताई के लिए या मिट्टी की खुदाई के लिए, या खाद उर्वरक को मिलाने के लिए, या खरपतवार को निकालने के लिए, या मिट्टी को खुरचने के लिए करते थे। इसका इस्तेमाल किस लिए है,
कि मिट्टी की खुदाई करें या जुताई करनी है, या खाद को या उर्वरक को मिट्टी में मिलाना है, या खरपतवार को निकालना है, या मिट्टी को खुरेचना है, तो इसके लिए जो हल का इस्तेमाल करते थे। और ये जो औजार है वो लकड़ी का भी हो सकता है या लोहे का भी हो सकता है। इसको हम लोग बैलों की जोड़ी, दो लोगों की जरूरत होगी, यानी कि बैल होंगे तो दो बैल की जरूरत पड़ेगी। घोड़े यूज करने तो घोड़े, ऊंट यूज करने तो ऊंट, भैंसे यूज करने तो भैंसे, गाय यूज करने तो गाय। लेकिन जो भी जानवर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो हमें जोड़ी में चाहिए, पेयर में चाहिए, ओके, दो चाहिए। इसके लिए क्या करना है, बैलों की जोड़ी चाहिए, अन्य पशु जैसे घोड़े, ऊंट, गाय या भैंसे जो भी है उनके माध्यम से खींचते थे। और इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती थी जिसे फाल कहते हैं। फाल का मतलब जो खुदाई करने के लिए जो औजार है उसको फाल कहते हैं। और हल के मुख्य भाग को जिसमें लंबी लकड़ी का जो बना होता है उसे क्या कहते हैं, हल सेप्ट कहते हैं। और इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरे सिरे पर क्या होता है, जोत के डंडे जुड़े होते हैं। और इसे कहाँ पे रखते हैं, हल को, हल को रखते हैं गर्दन, बैलों की गर्दन पे, या घोड़े या ऊंट या जो भैंस है उनकी गर्दन पर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास जानवर अच्छे हैं तो जानवर आपके हल को लेके जाएंगे, खिदालू से जो आपका जो फाल है, फाल से आपकी खुदाई होती हुई जाती है। तो खुदाई होगी तो इसके लिए एक आदमी की जरूरत पड़ेगी, एक इंसान की जरूरत सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि वो खुदाई हो रही है वो मन मुताबिक होनी चाहिए, किसान के जो मन मुताबिक है उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है। तो आजकल लोहे के हल भी आ रहे हैं जो कि तेजी से देसी लकड़ी की हल की जगह को ले रहे हैं, क्योंकि आजकल क्या है, लोहे के हल आने लगे हैं, लकड़ी वाले हैं जो वो अभी प्रचलन में नहीं है। कुदाली किसे कहते हैं, ये एक सरल औजार है, इसका उपयोग खरपतवार निकालने में, मिट्टी को पीला करने के लिए किया जाता है। सेम हल का है लेकिन हल थोड़ा सा बड़ा होता है, कुदाली जो होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसमें भी क्या होता है, इसमें लकड़ी या लोहे की छड़ होती है और इसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट होती है। प्लेट का क्या है, सिंपल सा है, वही है कि आपको मिट्टी की खुदाई करनी है। और इस तरीके से आप खुदाली को देखेंगे, ये खुदाली है, ये मुड़ी हुई प्लेट है यहाँ पे, ये इसका हैंडल है पकड़ने वाला, ये पकड़ है, ये इसका हैंडल हो गया। और ये आपका क्या है, जोत है, ये आपकी क्या है, लोहे वाली छड़ है। तो इस तरीके से आप लोग खुदाली को देख सकते हैं, ये आपकी खुदाली है। और इसमें ये ब्लेड की तरह कार्य करती है और इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर तो आजकल आप लोगों ने नॉर्मली जो देखे हैं, आजकल भी जुताई के लिए यूज किए जाते हैं, तो इसको आप लोग कल्टीवेटर कहते हैं। ये आपका ट्रैक्टर है, इसमें भी आपको इंसान की जरूरत पड़ेगी। आजकल जो जुताई है वो ट्रैक्टरों के द्वारा होती है, कल्टीवेटर से की जाती है। और कल्टीवेटर से आपका क्या होगा, टाइम भी थोड़ा सा बचेगा आपका, यानी कि जो आप हल और कुदाली से जो एक दिन में होता है वो हो सकता है कल्टीवेटर से 1 से 2 घंटे में पूरा हो जाए। तो इसीलिए कल्टीवेटर सबसे बेस्ट है। और इसमें लोगों की भी आवश्यकता नहीं है, यानी कि इसको खींचने के लिए 2 या 3 लोगों की जरूरत नहीं है, जानवरों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। जो लोग पेट लवर्स हैं या जो जानवरों से प्यार करते हैं वो इसका इस्तेमाल अच्छे से करते हैं। ये जानवरों की जरूरत नहीं होती, समय भी बचेगा और आपका पैसा भी बचता है। और जो श्रम है, श्रम का मतलब जो लोगों की जो आवश्यकता है होती है और जो किसान है उनकी भी लोगों की जरूरत कम पड़ेगी, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप लोगों को और क्या ध्यान रखना है कि जुताई के बाद में आपको फिर क्या करना है, कि परंपरागत औजार क्या है, इसमें ये भी देखें आप लोग परंपरागत औजार क्या होते हैं। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। तो जैसे ही आपकी मिट्टी तैयार हो जाएगी फिर आपको बीज डालना है, बीज ये डाल रहे हैं किसान इससे। इसमें सिंपली क्या है, ऐसे आप लोग इस तरीके से समझे कि ये आपका हिस्सा थोड़ा सा कम पतला है, कम पतला है, कम पतले से मतलब है कि इसमें से बीज है वो कम कम मात्रा में निकलेंगे। ये हिस्सा है वो थोड़ा सा चौड़ा है, यहाँ पे आपने बीज भर दिए, बीज भरने के बाद आपका पशु है वो आगे जाएगा, आगे जाता जाएगा और उसके बाद में जो बीज है वो कम कम मात्रा में निकल के जमीन में जाते जाएंगे। और उसके बाद में जो आपका जो पाटल है, पाटल से मतलब ये होगी आपकी जुताई पाट, फिर ये जुताई होगी, जुताई के बाद में आपने बीज डाल दिया, पीछे से आपका पाटल चल रहा है, तो ये क्या करेगा, इस मिट्टी को, तो खुदी हुई जो जगह है ये उसको ढक देगा, तो बीज आपका थोड़ा सा मिट्टी में अंदर की तरफ चला जाएगा, यानी कि वो
फिर उसके बाद आप लोग उसमें खाद वगैरह देंगे, पानी देंगे, तो उसके बाद वो आपका पूरा पौधा बन के तैयार हो जाएगा। तो आजकल जो आपकी जो सीड ड्रिल्स आती है, सीड ड्रिल्स ये आपकी ये कॉर्नर पे जो लगी है वो है, ये वाली। ये जो आपका कल्टीवेटर है, ये इस तरीके से खुदाई करता हुआ जाएगा। यहाँ से आपका जो पहिया है, ये तो कॉर्नर पे आपके क्या है, कॉर्नर पे ये जो पहिए हैं, कई जगह पे आप लोगों का ये है आपका मेन जगह, सीड वाली जगह है। यहाँ से आप लोग इसको सीड डालेंगे, यहाँ से आपने सीड डाला, बीज डाला, बीज के बाद में ये आपके हो गए पहिए कॉर्नर पे। और ये जो जगह है, यानी कि यहाँ से आता हुआ, या इन जो पाइप्स हैं, इन पाइप से भी कई बार बीज निकलते हैं। और कुछ लोगों ने क्या किया, एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पे है कि यहाँ पर कॉर्नर पे लगा रखे हैं। तो कॉर्नर से क्या होगा, ये यहाँ पे बीच बीच में लगा रखे हैं कई जगह पे। इससे क्या होगा कि जो आपका जो बीज है वो थोड़ा सा आसानी से जमीन में चला जाता है। तो खुदाई होगी, खुदाई होते ही वो थोड़ा सा नीचे की तरफ बीज मिट्टी में चला जाता है। उसके बाद पाटल से वो एरिया सपाट हो जाता है। सीड ड्रिल्स में क्या है कि आजकल की जो बुआई है वो ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल से होती है। और इसमें सिंपली क्या करना है कि बीजों के लिए आप लोगों को जो जो पोर्स है, यानी कि जो छेद है, जहाँ से आपके जो लगभग पाइप से है, उनको निश्चित दूरी पे रखा गया है। और यहाँ से आपके बीज आएंगे और यहाँ से मिट्टी में जाएंगे और पाटल से उसको सपाट कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद में आपका जो आगे की जो प्रोसीजर, बीज वगैरह डालना है आपको, या आपको उसमें जो आपके बीज है उनको पशुओं से बचाना हो या पक्षियों से बचाना हो, वो काम भी आपका हो सकता है। और बीजों को थोड़ा सा दूरी पर क्यों रखते हैं, दूरी पर रखने का सिर्फ और सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो बीज है, वो बीज थोड़े से दूर रहेंगे तो आपका जो भी पौधा है वो प्रॉपर तरीके से वो आपका उग पाएगा। इसीलिए थोड़ा सा जो बीज है वो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर रखे जाते हैं। और पौधे को क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, वो मिल जाता है, पोषक चाहिए, जल चाहिए, ये सारी चीजें। इससे क्या होगा, इससे जो आपका बीज है वो आपका पौधा बनने में आसानी होती है। नेक्स्ट आपका जो खाद एवं उर्वरक मिलाना है, तीसरा कंसेप्ट क्या है, तीसरा कंसेप्ट आपको खाद और उर्वरक मिलाना है, यानी कि वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उसे खाद एवं उर्वरक कहते हैं। इसे भी आप लोग अपनी कॉपी पर नोट डाउन करेंगे, नोट्स बनाएंगे, और ये भी आपका इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। और खादों की आवश्यकता क्यों होती होगी, तो आप लोग ये समझें कि आपने एक मिट्टी पर, किसी भी जगह किसी भी मिट्टी पर आप लोगों ने खेती की, तो खेती करने के बाद जो भी पौधा बड़ा हुआ, तो उसने उस मिट्टी में से कुछ पोषक जो तत्व थे उनको उन्होंने खींच लिया, उस पौधे ने उसको खींच लिया। अभी पोषक तत्वों की मात्रा मिट्टी में कम हो जाएगी, तब भी इसकी जो पोषक तत्वों की जो मात्रा है उसको बनाए रखने के लिए, उसके स्तर को बनाए रखने के लिए आपको क्या करने पड़ते हैं, उसको बनाए रखने के लिए आपको खाद एवं उर्वरक मिलाने पड़ते हैं। इससे क्या होता है कि जो पौधा है वो आपका थोड़ा सा अच्छे तरीके से ग्रो कर पाता है, और उसकी जो हाइट है वो भी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, और जो उसका जो पौधा है वो भी थोड़ा सा मजबूती से खड़ा हो पाता है। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। और उसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट क्या था कि उसके बाद में फिर आपको आपने जुताई कर ली, उसके बाद में आप लोगों ने इसमें बीज डाल दिया, फिर आपको इसमें पानी की जरूरत पड़ेगी, पानी भी आपको देना है, सिंचाई करनी है। और ये खाद एवं उर्वरक के साथ में जो पौधे वृद्धि हुई है वो देखें आप लोग कि एक ऐसा पौधा जिसकी मिट्टी में पोषक तत्व कम थे वो कम बढ़ेगा, एक पौधा जिसको थोड़ा सा ज्यादा पोषक तत्व मिलेंगे वो ज्यादा बढ़ेगा, जिसको थोड़ी सी कम मात्रा में मिलेंगे उसको थोड़ा कम मिलेगा। यानी कि मिट्टी में पोषक तत्वों का स्तर अगर बनाए रखना है तो आपको खाद एवं बीजों का इस्तेमाल करना होगा। और उससे क्या होगा कि जो आपके पौधा है वो भी आपकी प्रॉपर तरीके से उग पाएंगे, उगने के बाद में उनको वृद्धि हो पाएगी, जैसे कि आपने अभी देखा। उर्वरक जो रासायनिक पदार्थ है, ये क्या करते हैं, ये पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए ये मिलाना जरूरी होता है। और उर्वरक के जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है, वो है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो ये सारे जो उर्वरक जो पदार्थ है ये आपको मार्केट से मिल जाते हैं, ये किसान इनको मिट्टी में मिलाते हैं। तो कुछ लोग अभी जैविक जो पदार्थ है, जैविक जो खाद है उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
तो इनका सिर्फ और सिर्फ क्यों इस्तेमाल किया जाता है और खाद्य पदार्थों का, कि जो मिट्टी है उसके पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए उर्वरक और खादों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, ये एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है कि उर्वरक एवं खाद में क्या अंतर है। उर्वरक के जो पॉइंट्स हैं वो आपके यहाँ पे मिलेंगे और खाद से संबंधित जो आपके पॉइंट्स हैं वो आपके यहाँ पे हैं। सिंपली आप लोगों को क्या करना है कि जो पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से रीड करना है और एज इट इज आपको एग्जाम में लिखना है, तो उससे आपका क्या होगा, जो मार्क्स है वो अच्छे आएंगे। उर्वरक एवं खाद में जो अंतर है इसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो उर्वरक है वो मानव निर्मित एक लवण है, यानी कि उर्वरक को हम लोगों ने लेबोरेटरी में इसको तैयार किया, प्रयोगशाला में तैयार किया है। और खाद क्या है, ये एक नेचुरल पदार्थ है, जैसे कोई गोबर है या कोई पौधा है, इसको अगर मिट्टी में दबा दिया है तो उससे क्या होगा, तो जो उसका जो अवशेष से जो विघटन होगा उससे जो आपका बनेगा उसको क्या कहते हैं, खाद कहते हैं। उर्वरक आपका क्या है, ये एक मानव निर्मित है, और खाद क्या है, ये नेचुरल पदार्थ है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में हो सकता है, लेबोरेटरीज में होता है, छोटी छोटी जगह पर पट्टी तो करते हैं, फिर उसको बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करने के लिए, उत्पादन करने के लिए हम लोग उसका फैक्ट्री में उत्पादन करते हैं। सेम खाद का क्या है, खाद खेतों में बनाई जाती है या ऐसी किसी जगह पर जहाँ पे आपको इसको तैयार करना है, तो खेत के अलावा भी आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। तो जगह आपके पास में अगर खाली है तो वहां आप लोग गोबर इकट्ठा करता जाए, और गोबर इकट्ठे करते रहने से या पौधों को जो आप दबाते हैं मिट्टी में वो भी दबा सकते हैं, उससे क्या होगा कि जो अवशेष है उसके विघटन से आपका खाद तैयार हो जाता है। तीसरा पॉइंट है कि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और खाद से मिट्टी को क्या होता है, ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ये थोड़ा सा जो फर्टिलाइजर्स है, उर्वरक है, उनका थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, ये खाद का पॉजिटिव पॉइंट है। उर्वरक में पादक पोषक जैसे कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब क्या है, प्रचुर मात्रा में होते हैं। और खाद में पादक पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। ये खाद का नेगेटिव पॉइंट है और ये उर्वरक का पॉजिटिव पॉइंट है, कि उर्वरक जो उर्वरक है उनमें जो मिट्टी का जो पोषक स्तर है वो बनाए रखने की जो क्षमता है वो ज्यादा होती है। खाद में मिट्टी का जो पोषक जो स्तर है उसको बनाए रखने की क्षमता तुलनात्मक रूप से उर्वरक से कम होती है, इस बात का लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, खाद के लाभ क्या है। खाद का खाद के लाभ भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो जैविक खाद है उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसके रीजंस है कि मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। खाद को अगर आप मिट्टी में मिलाते हैं तो इससे मिट्टी में जो जो मिट्टी है इसमें आप लोग जब पानी देते हैं, इसकी सिंचाई करते हैं, तो इस पानी को अपने अंदर बनाए रखने की जो क्षमता है वो मिट्टी में, खाद अगर हम मिलाते हैं तो वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। उर्वरक मिलाते हैं तो मिट्टी में पानी की जो मात्रा है, जल धारण की क्षमता है वो थोड़ी सी कम होती है। और खाद से मिट्टी भुरभुरी एवं समृद्ध हो जाती है, इस बात का ध्यान रखें। इससे क्या होगा कि जो गैस का जो ट्रांसफर है, यानी कि विनिमय है, गैस मतलब गैस का निकलना हो या उसके मिट्टी के अंदर जाना हो, वो थोड़ा सा अच्छे से हो पाता है। तीसरा क्या है कि इससे जो मित्र जीवाणुओं की संख्या है उसमें वृद्धि होती है। मित्र जीवाणुओं का मतलब है कि जो केंचुए हैं, केंचुए खाद में अच्छे से बनते हैं और ज्यादा बनते हैं, उर्वरक में ना के बराबर बनते हैं। और इसके अलावा जो अन्य जो सूक्ष्म जीव हैं जो कि मिट्टी के लिए जो अच्छे होते हैं, मिट्टी के जो मित्र होते हैं या किसान के जो मित्र होते हैं, वो खाद मिलाने से वो अधिक मात्रा में हो सकते हैं, जबकि उर्वरक से इनकी मात्रा में घटोत्तरी देखी जाती है। और इन जैविक खाद से मिट्टी का जो गठन सुधर हो जाता है, गठन सुधर हो जाता है, मतलब इसका मतलब है कि जो मिट्टी की जो कैपेसिटी है, मतलब जो मिट्टी में से जो पोषक स्तर है वो थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से उर्वरक से थोड़ा सा कम फर्क पड़ता है, लेकिन खाद से भी इसकी जो मात्रा है उसमें भी सुधार हो सकता है, इस बात का हम लोग ध्यान रखें।
और साथ के साथ में आप लोगों ने खुदाई देखी, आपने खुदाई के बाद में आपने बीज की बिजाई देखी, बीज बोने के बाद में आप लोगों ने इसमें उर्वरक भी मिला दिए, खाद्य उर्वरक मिला दिए। उसके बाद में सिंचाई होगी, पानी दिया जाएगा, यानी कि निश्चित अंतराल में खेत में जल देने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। इसको आप लोग डबल स्टार लगा करके नोट डाउन कर सकते हैं। सिंचाई का भी पर्टिकुलर एक टाइम होता है और इसे आप लोग रेगुलर टाइम पर देते रहे। गर्मियों में पानी देने की जो आवश्यकता है वो थोड़ी सी ज्यादा पड़ेगी, वर्षा ऋतु में कम पड़ेगी, शीत ऋतु में थोड़ी सी ज्यादा पड़ेगी। यानी कि गर्मी में पानी अगर आपको ज्यादा देना पड़ेगा, सबसे टॉप गर्मी में सबसे ज्यादा पानी देना पड़ेगा। उसके बाद में पानी आपको शीत ऋतु में थोड़ा सा कम देना पड़ेगा। वर्षा ऋतु में पानी देने की आवश्यकता ना के बराबर होती है, क्योंकि वर्षा से पानी का स्तर है वो मेंटेन हो जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो नेक्स्ट प्रक्रिया क्या है, सिंचाई है। सिंचाई का आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, सिंचाई के भी बहुत सारे रीजंस है कि जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। सेम आपको पौधे की वृद्धि के लिए भी जल का भी महत्व है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पौधे की जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण। आपने ये देखा होगा कि पौधे में जब हम पानी देते हैं, पौधे में जब हम पानी देते हैं, कुछ लोग इसमें पानी इसके टॉप से देते हैं, यानी कि ऊपर से पानी डालते हैं, और कुछ लोग इसमें पानी इसकी जड़ यानी कि नीचे से पानी डालते हैं। तो जो लोग नीचे से पानी देते हैं उसको अच्छा आदमी माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि सबको पता है कि जब पौधे को पानी लेना है, अवशोषण करना है पानी का, तो वो जड़ों से ही संभव हो पाएगा। कुछ लोग जो ऊपर से पानी डालते हैं या पौधे को ऊपर से पानी देते हैं, उसको आप लोग मूर्ख इसीलिए कहते हैं कि चूंकि पानी जड़ों से अवशोषित होता है, इसीलिए हम उस व्यक्ति को मूर्ख व्यक्ति कहते हैं। तो सिंपली आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि पानी का अवशोषण जल से होता है, जड़ों से होगा। तो जल आपको अभी डालना है या सिंचाई करनी है तो आप लोगों को जड़ों में पानी डालना होता है, इस बात का भी ध्यान रखिए। इससे क्या होगा, इसके साथ में खनिजों और उर्वरक का भी अवशोषण होता है। पौधे में लगभग 90% जल होता है, इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि जल आवश्यक है, क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो सिंचाई के लिए क्या क्या है, पहले कुएं थे, जलकूप थे, तालाब और झील थे, नदियां, बांध और नहर, ये सभी आपके जल के स्रोत होते हैं। तो जो किसान होते हैं वो उसी जगह पर खेती करते हैं जहां पे उनको या तो कुएं हो उनके आसपास, या जलकूप होने चाहिए, या तालाब या झील, नदियां, बांध या नहर। इनमें से पानी का जो या जो सिंचाई का जो स्रोत है अगर होते हैं, तभी किसान खेती करना उस जगह पर प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि वहां पे करने के लिए राजी होते हैं। तो ये आप लोग समझे कि ये एक किसान है, ये पानी भर रहे हैं और यहाँ से पानी इसके माध्यम से निकाला, तो इस तरीके से वो अपनी सिंचाई करते हैं। डायरेक्ट जड़ों में पानी नहीं देते हैं, उसके लिए वो लोग एक रो बनाते हैं, एक कतार बनाते हैं और उसमें टॉप से उसको पानी देते हैं, और उस टॉप से सारे जो खेत है उसमें पानी चला जाता है। तो सिंचाई के जो पारंपरिक तरीके हैं वो है कुएं, झील और नहर, इनमें से पानी निकाला जाएगा और उसके बाद में वो पानी को दिया जाएगा। और विभिन्न पारंपरिक तरीके कौन से, मोट, गिरनी, चेन पंप, डेकली, रहट, ये सभी क्या है, ये सभी सिंचाई करने के पारंपरिक तरीके हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। ये देखो आप, चेन पंप, ये चेन से निकाला जा रहा है पानी, चेन के माध्यम से पानी निकाला और यहाँ से बर्तन से उड़ेला पानी और ये चेन के माध्यम से खेत में जा रहा है। ये ढेकली है, ढेकली का मतलब यहाँ पत्थर रखा हुआ है, ये एक डंडा है पूरा, ये बहुत बड़ा लकड़ी का डंडा है, और ये एक लकड़ी का स्तंभ सा बना लिया या लोटा बना लिया। इससे क्या होगा कि इसको ऐसे ऐसे खींचते जाओ, पानी इसमें से निकलता जाएगा। फिर इसको भी किसान इस तरीके से सेट करते हैं इसको कि एक पॉइंट पे आकर के इसमें से पानी निकल जाता है। तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको ढेकली कहते हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो ढेकली से भी पानी निकाला जाता है। ये सभी क्या है, पारंपरिक तरीके हैं। और भी आप लोग देखें, और भी क्या है, देखो ये मिल गया, वो आपको जो बता रहा था मैं, रेड वाला। तो ये आपका लकड़ी का स्टैंड सा हो गया, इसमें एक लकड़ी है, ये किसान जो गाय है या बैल है, जो भी जीव है, जंतु है, जानवर है, उसके कंधे पर रख दिया, और ये क्या करेगा, अब इसको इस तरीके से बांधा हुआ है कि जैसे जैसे ये जीव आगे जाएगा, ये इस तरीके से ये जो बाल्टियां हैं वो रखी हुई है यहाँ पे, कि जैसे जैसे ये जानवर आगे की तरफ जाता है, ये जो रस्सी है इनकी, जो बाल्टियों की जो रस्सी है, ये नीचे की तरफ जाएगी, बाल्टी भर के आएगी, भरने के बाद सेफ ऊपर तक आती है,
फिर एक जगह पर आकर के वो उड़ेल दी जाती है। वो सिंपली इसको आप लोग इस तरीके से समझे कि जो लोग झूले में झूलते हैं ना, जो झूला जो झूलते हैं, रेड में जो झूलते हैं, उसका रेड का नाम यहीं से हुआ। तो झूले में क्या है कि आपके जो कुर्सियां हैं वो भी इस तरीके से होती है, कॉर्नर पे बनी होती है। एक कुर्सी ऊपर तक जाती है, फिर वही कुर्सी नीचे तक आके पूरा राउंड लगाता है। सेम यहाँ पे किसान ने क्या किया है कि यहाँ पे कुर्सी की जगह पे क्या कर लिया उन्होंने, बाल्टी रख दिया, बाल्टी पानी में जाती है, बाल्टी भर के आती है, ऊपर तक सेफ आती है, फिर उसके बाद में उसको उड़ेल दिया जाता है। आधुनिक विधियां क्या है? आधुनिक विधियों को देखें, सिंचाई की आधुनिक विधियां हैं। सबसे पहला है छिड़काव पंप, स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें क्या होगा, इसमें सिंपली क्या है कि पानी यहाँ से निकलता हुआ ऊपर आएगा, यहाँ से जाएगा, और उसके बाद में लोहे के ये पाइप बिछाए हुए, ये फिर उसके फव्वारे बनाए हुए पाइप के, पाइप से फिर इनमें से जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ से निकलेगा। थोड़ा पानी आगे वाली जो रो है वहां पे भी जाएगा, यहाँ से पानी के स्टैंड है, इनमें से पानी निकलेगा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इससे पानी धीरे धीरे निकलता है, छिड़काव होता है, इसी को आ, छिड़काव तंत्र कहते हैं। दूसरा है आपका ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम किस तरीके से काम करेगा? ड्रिप सिस्टम देखें आप लोग, ड्रिप सिस्टम में आप लोगों की जो पानी है वो लगभग बूंद बूंद करके पानी निकलता है। ये देखें आप, बूंद बूंद कैसे निकलेगा पानी? तो यहाँ से मोटर से पानी निकला, यहाँ से पानी आया, यहाँ से आ गया। अब यहाँ आकर के किसान क्या करता है, मिट्टी की रो बनाता है। मिट्टी की रो बनाएगा, यानी कि पहले इस रो में पानी जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। इसमें क्या है, जो पानी है वो सीधा जड़ों में जाएगा। यहाँ से भी जो पानी है वो थोड़ा सा कम इस्तेमाल होता है। दोनों ही जो सिस्टम है, छिड़काव तंत्र या जो ड्रिप सिस्टम है, इनमें पानी का इस्तेमाल कम कम होता है। इस बात का आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है? खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार सुरक्षा का मतलब है कि ऐसे पौधे खेत में, कई अवांछित पौधे, अवांछित का मतलब है अनवांटेड, जिन्हें आप चाहते नहीं है फिर भी वो उगाते हैं, अनवांटेड पौधे हैं, वो प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उगाते हैं। इन अवांछित पौधों को ही क्या कहा जाता है? खरपतवार कहा जाता है। और इन खरपतवारों को आप खुदाली से आप लोग निकाल सकते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। खरपतवार हटाने के जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। और निराई आवश्यक है क्योंकि जो खरपतवार है वो क्या करेंगे कि फसल के लिए आपने जो पेड़ लगा, जो पानी दिया, या जो पोषक तत्व दिए, या उर्वरक दिए, या खाद दिए, वो कई बार क्या करते हैं कि खरपतवार जो होते हैं साथ में जो जुड़े होते हैं, जो उगते हैं, जो फसल के साथ उगते हैं, वो जल का भी अवशोषण करते हैं, पोषक तत्व भी लेते हैं। इसीलिए खरपतवारों को हटाना जरूरी हो जाता है। अब कुछ खरपतवार ऐसे हैं कि अगर आप नहीं हटाओगे उनको, तो कटाई के समय भी वो बाधा फैलाते हैं। और हो सकता है कि ये जो खरपतवार है मनुष्य या पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं। इसीलिए इनको हटाना और इनकी वृद्धि को रोकना जरूरी होता है। और खरपतवार की वृद्धि को रोकने के लिए कई बार क्या करते हैं कुछ लोग, केमिकल्स का यूज करते हैं, खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। देखो, ये एक व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है, इसने मुंह से अपना मास्क लगाया हुआ है, और मास्क इसलिए लगाया है कि इसको जो छिड़काव है वो थोड़ा सा केमिकल है, यानी कि इंसानों के लिए भी वो थोड़ा सा सही नहीं होता है, नुकसानदायक होता है, इसीलिए ये मास्क लगाते हैं। पीछे इनके पास में एक तरीके से कहें कि आपके पास में अगर घरों में सिलेंडर है तो लगभग सिलेंडर टाइप का होता है कई जगह पे। कई जगह पर अगर आप बॉक्स जैसा होता है, इसमें एक पाइप होती है, पाइप में से एक ऑन ऑफ का बटन होता है, और उसमें से खरपतवार नाशी की जो केमिकल्स हैं, जो दवाइयां हैं, वो निकलती हैं, और जो फसल पे करते हैं तो फसल को नुकसान नहीं होता है। इससे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, खरपतवार जो होते हैं उन्हीं को नुकसान होता है, और वो खरपतवार इससे खत्म हो जाते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और बाद में सबसे लास्ट, लगभग अंतिम समय है, तो फसल पक के तैयार हो गई, इसको आपको काटना है। और इसको क्या कहते हैं? फसल एक फसल को पक जाने के बाद में उसे काटना कटाई कहलाता है। और काटने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जो दराती है, जो हम लोगों ने शब्द सुना था दराती, दराती का मतलब है कि इस तरीके के सेब का एक औजार है, जिसको हाथ से पकड़ेंगे, इसके बीच में आपको पौधों को लेना है, और फिर यहाँ से ये नुकीला होता है कि इससे आपका क्या होता है, जो पौधा है, जो फसल है, वो कट जाती है। कई बार आप लोग दराती का इस्तेमाल करते हैं, जो किसान होते हैं वो हाथ से काटते हैं, कई बार हार्वेस्टर का भी इस्तेमाल करते हैं, कई जगह पे थ्रेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो
फसल की कटाई के लिए एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। और काटी गई जो फसल है उसमें से बीज या दानों को अगर निकालना है और भूसे को अलग करना है तो उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेसिंग। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो थ्रेसिंग और जो हार्वेस्टर है वो कई जगह पर आप लोग मशीनों से भी होते हुए देखते हैं, कई जगह पर इनका इस्तेमाल मशीनों से भी होता है। छोटे किसान जो होते हैं उनके पास, जिनके पास छोटे खेत होते हैं, वो अनाज के दाने को फटक के भी बाहर निकाल सकते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ये क्या है, कॉम्बाइन है। ये क्या करता है, ये आपका फसल को काटता भी है, फसल में से बीज या जो अन्न है उसको भी कई बार निकाल देता है। तो अभी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अच्छी है, और टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि किसानों के लिए अभी थोड़ा सा जो विनोइंग है या जो फटकने वाली जो मशीनें हैं या जो कॉम्बाइन है, या एक तरीके से करें जो थ्रेसर है, थ्रेशर यानी कि थ्रेसिंग जो करती है, जो ग्राइसिस जो मशीन है, उनको थ्रेसर कहते हैं। इनसे क्या होता है कि फसल को काटने के बाद में जो बीज है उनको अलग कर लिया जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। कुछ कटाई के समय पे कुछ त्योहार भी मनाए जाते हैं, जैसे 3-4 महीने की वो कटाई है। फसल कटने के बाद में जो फटे जो परिश्रम है उसके बाद में कटाई का समय आ जाएगा। कटाई करने के बाद में आप लोग अपनी जो फसल है वो अपने घर में रख लेंगे, और लगभग उसी समय पर कुछ त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नब्या और बिहू। नवबान्या, जो ऐसे जो त्योहार है जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवबान्या, बिहू, ये जो त्योहार है, ये जो फसल है, अलग अलग जो फसल है उनकी कटाई के समय पर होते हैं। तो इनको कटाई के पर्व भी कहते हैं, और ये किसान के लिए क्या है, एक बहुत अच्छा टाइम होता है। फसाई फसल को कटने के बाद में, कटाई होने के बाद में आप इसको भंडारण करते हैं, यानी कि आप इसको आप स्टोर करेंगे, और स्टोर करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा कि जो आपका जो अनाज है वो आपने एक जगह रख लिया। अब इसको छोटे छोटे जो जीव है जैसे चूहे हैं, या आ, जो दीमक लगती है मिट्टी में और वो अनाज को भी खराब करती है, ऐसे जो कीट है, इन सारी चीजों से इनको सुरक्षा मिलती है। इसीलिए किसान भंडारणों का भी यूज करते हैं, स्टोरेज का भी इस्तेमाल करते हैं। ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यदि फसल के दाने यानी कि बीजों को सुखाए बिना भंडारण अगर कर लिया आपने, तो इसके खराब होने की जो चांसेस है वो थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो भंडारण करने से पहले जो आपके जो बीज है, लगभग कटाई के समय पर ही बीज सूख जाते हैं, लेकिन अगर नहीं सूख पाते हैं तो इसे आप धूप में रख के सुखा भी सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। किसान अपनी फसल का उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों में करते हैं, कई लोग जो बोरे हैं, बैग्स हैं, उनमें भी करते हैं। धातु के जो बड़े पात्र हैं इनमें भी करते हैं। परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण क्या कहलाता है, साइलो और भंडार गृहों में भी किया जाता है। इस बात का लोग ध्यान रखेंगे। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो जो उस अन्न के लिए या गेहूं या बाजरे की बात करें उसके लिए जो जरूरी होता है वहां पे रखा जाता है। ये आप लोग देखें, कई लोग स्टोरेज भंडार गृह जिसे कहते हैं वो भी खोलते हैं। उसमें क्या करते हैं किसान अपना कुछ रेंट पे या फसल को बेच करके बेचने के बाद में वो वहां पे रखते हैं। जैसे भारतीय खाद्य निगम के ये जो भंडारण है, ये जो स्टोरेज है वो आ, इसमें क्या करते हैं, किसानों से जो बेचा हुआ जो अन्न है उसको भारत सरकार अपने पास है इकट्ठा करके रखती है। तो ये साइलो भी बोलते हैं इसको, कई जगह भंडार गृह भी बोलते हैं। इस तरीके से भी किसान अपने जो अन्न है उसको भी इकट्ठा करता है। ये बोरों में रख लिए उन्होंने, ये जूट के जो बोरे हैं उनमें भी इन्होंने इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है या जो तरीके हैं वो क्या है, भंडार है। भंडारण गृहों में बोरों में अनाज का भंडारण है। इससे क्या होगा, जो चूहे वगैरह हैं, इनसे सारी सेफ्टी होती है। कई बार उत्पादन ज्यादा हो जाता है तो हम लोग अपने सही दाम जब तक किसानों को नहीं मिलता है तब तक ये उसका स्टोरेज करते हैं, और सही दाम जैसे ही मार्केट में उसके मिलने लगते हैं किसान को, तो वो बेच भी देते हैं। और अभी नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि जंतुओं से भोजन। अभी तक हम लोग पौधों से भोजन देख रहे थे, अभी हम लोग देखेंगे जंतुओं से भोजन कैसे मिलता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो लोग पशुपालन करते हैं, तो जो मांसाहारी जो लोग हैं वो, कुछ लोग मछलियां खाते हैं, कुछ लोग अन्य जो जीव हैं उनको भी खाते हैं। तो वो भी जरूरी है, शरीर के लिए तो जरूरी है, लेकिन जो लोग मांसाहारी हैं वो उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि मछली स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लीवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी
अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी को प्राप्त करने के और भी स्रोत हैं। जो लोग शाकाहारी हैं वो वहां से प्राप्त करते हैं, मांसाहारी मछली का सेवन करके भी करते हैं। इस तरीके से जो आपका पार्ट वन है साइंस का वो आपने देखा, और इसमें जो बहुत सारे टर्म थे वो भी आप लोगों ने देखे। जिनको समझ में आया है वो लोग ये जो शब्द है वो समझते हैं। बाकी एक बार आप और रिवाइज करेंगे तो आप लोग इसको सही ढंग से इसको याद कर पाएंगे, लर्न कर पाएंगे। तो आपने क्या सीखा इस पॉइंट्स में, ये सिंपली क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको भी आप लोग रीड करें। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब हम लोग एक बार इन सारे पॉइंट्स को देखेंगे। और फिलहाल के लिए जो पहला जो चैप्टर है आपका साइंस का, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, ये आप लोगों ने इसकी थ्योरी को रीड किया, इसको अच्छे से समझा, और इसके बाद में आपने नोट्स भी तैयार की। अभी हम लोग अगली वीडियो में करेंगे क्वेश्चन और आंसर। फिलहाल के लिए इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।